अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक स्प्लिट मैंडेट जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मिला है, क्या इससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है? क्योंकि हमें मालूम है कि सबसे बड़ा चैलेंज एक सियासी नापुख्तगी तो है ही, लेकिन मैशत भी है, और इसके अलावा जो टेररिज्म पाकिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इस फ्रैगमेंटेड मैंडेट के साथ, जिसमें कहा यह जा रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, हंग पार्लिमान होगी, वो फ़ैसले ले सकती है जो मसाइल के भंवर से निकाल सके हमें? इस पर गुफ्तगू करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हफीज़ुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने निज़ाम पर तनकीद की है, क्योंकि लोग सियासी पार्टियों पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो निज़ाम में रिफ़ॉर्म है उसकी बात अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होती नहीं है उस तरह से। आपने कॉलम में भी लिखा कि 37 जो निज़ाम हैं उनको हम ट्राई कर चुके हैं, फेल हुए हैं। अब 37 से आगे फिर कौन सा होना चाहिए? देखें जी, ये तो हमारे सामने पड़ा है, और जिन लोगों के कब्ज़ा इस्तिबदाद में फैसला करने की कुव्वत है और जो फैसला करने हैं, फैसला अच्छे या बुरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फैसला करने की बात कर रहा हूँ, तो वो किस किस्म का फैसला करते हैं, ये तो उनका इसका सारा निसार उन पे है। अलबत्ता जो सबक है वो ये है कि हमारे सामने ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जब हुकूमत को डिसमिस किया गया, बेईमाना तरीके से उनको इक़्तिदार से बाहर किया गया, गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को साथ मिला के एस्टेब्लिशमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से ये हुआ, तब से लेके अब तक हम कोई कमों पे 36 निज़ाम हम जो है आजमा चुके हैं, और हर निज़ाम दूसरे से मिलता नहीं है। लेकिन मेरा कहने से ये था कि इन सारी जितने निज़ाम आजमाए गए इनमें एक सबक है, और हर निज़ाम की एक एक्सपायरी डेट है। उसको उसने एक वक्त के बाद उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। ये अब जो PTI के हवाले से अगर देखा जाए, वो तो ये कह रहे हैं कि अब फ़तह मक्का मॉडल के साथ हम आएंगे और सबको माफ़ कर देंगे। तो ये पहले फ़तह होगी तो उसके बाद ये सब होगा ना? ये ओवर कॉन्फिडेंस है या आपको लगता है कि अब भी ये गेम प्लेयर हैं वो? मुजम्मिल साहब, बहुत अच्छा साइन है। मैं हकीकत है कि इसकी जितनी सताइश करूँ उतनी कम है। PTI ने जिन हालात में यहाँ मुल्क पहुँचा है, मैं मुदबाना तरीके से अर्ज कर दूँ कि इसमें ना PTI का कसूर है ना मुस्लिम लीग का कसूर है। 2018 का इलेक्शन यकीनन इमरान खान साहब ने नहीं कराया, और 2024 का इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को कोई अमल दखल नहीं है। अब ये कतन है तो उसके कि मैं उसके बारे में एक अलहदा से तकरीर झाड़ दूँ कि ये एक दूसरे को जो गालियाँ देते हैं, ये बिल्कुल एक धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, या अपने बंदों को, या धोखाधड़ी पे, या जिन लोगों को के बारे में कुछ कहना चाहिए उनको कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन जो इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन दे दी है, उमर अयूब साहब और अली अमीन गंडापुर, इन सब का एक ही मौक़िफ़ है, और सब के अंदर यह गौर अली खान है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं है। अब अगर आप की एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप ये बात सिद्ध के दिल से कह रहे हैं, और आपने नारे भी लगवाए कि फौज हमारी, हम फौज के हैं। ये आपने देखोगे इलेक्शन से पहले नारे लगे थे PTI के जलसों में या कन्वेंशन में। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि जिन लोगों ने किया काम उनको एक दफ़ा PTI ने माफ़ कर दिया, और ये बहुत ज़रूरी था कि मुल्क के लिए माफ़ किया जाए। अब एस्टेब्लिशमेंट पे भी एक जिम्मेदारी आती है कि ये हुकूमत बन जाएगी, और अगर PTI का रवैया यही रहता है और वो पुरअमन एहतजाज सड़कों पे करते रहते हैं जो उनको हक है, तो हुकूमत तो बन भी जाएगी, चल भी जाएगी। फिर उस हुकूमत में ना चलने में अगर कुछ सूरत पेश आएगी, मैं हुकूमती अमूर की बात कर रहा हूँ, मुल्क चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, सही, तो वो तो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग की जो ज़हनी हम आंगी है या सियासी यकसुई है उन दोनों के दरमियान में, उसका इन्हिसार है। हफीजुल्लाह साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे याद है असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि एक वो वक्त आएगा, बल्कि गालिबन साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वजारतें बांटते फिरेंगे आप, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को अब कहा भी जा रहा है कि 2 साल के लिए आप वज़ीर आज़म ले आएँ, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। ये वक्त आ गया है, आप इसका मतलब है?
देखें जी, सबसे पहली तो इसकी जो है जो आया है मौक़िफ़, वो मियां नवाज शरीफ साहब का आया है। उनको तो जब वो इंग्लैंड से चले थे यूके से, तो उनको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिला था। सऊदी अरेबिया के अंदर उनको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिला था। और जो आए थे तो यूँ लगता था, और मेरी तो कैलकुलेशन यही थी कि शायद उनको चारों सूबों के अंदर मुस्लिम नून को बिला शिरकत गैर हुकूमत मिल जाए, वफाक भी मिल जाए। लेकिन हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको गेम प्लान जरूर उसमें कोई तब्दीली आई है, बल्कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने शायद अपना स्क्रिप्ट चेंज किया होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने उसको उसी वक्त उसी दिन बरतरफ कर दिया। हम टीवी ट्रांसमिशन कर रहे थे लाइव, तो मैंने वही कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब ने इसको बरतरफ कर दिया है, और जो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जाने और ये जाने, यानी कि मैं इस गेम में से वक्ती तौर पे आउट हूँ। मरीम नवाज साहबा ने वजाहत भी की कि वो सियासत से आउट नहीं है, यकीनन नहीं है, और उनका एक बड़ा भरपूर रोल आएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को, ये तो मेरी एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग थे, सोच थी कि नवाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पे फौरन पेश कर देना चाहिए था। अच्छा। और साथ कहना चाहिए था कि आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई से तल्ले रखते हुए हुकूमत बनाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर हालात इस तरह के हैं कि मुल्क इंतहाई सियासी तौर पर एक दलदल में फंसा हुआ है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म खुद बने। हर दफ़ा सूरत हाल जो है सख्त तो आती है और पहले भी निपट चुके हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई बंदा जो है उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लेकिन एक वो सर पे तलवार लटकती रहेगी ना, किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक आ गई, एक पार्टी ने अगर विड्रॉ कर लिया, पूरी इमारत गिर जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है, चले जाएंगे, सियासतदान है। हाँ, इलेक्शन भी तो हार जाते हैं, इलेक्शन सियासतदान। क्या सियासत खत्म हुई है? कितने सियासतदान आपको इस वक्त आए हैं जिन्होंने कम से कम, मैं तो दर्जनों को जानता हूं जो पिछले 30 सालों में 10-11 इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनमें से 3-4 हार भी गए होंगे, वो फिर आ जाते हैं। सियासत के अंदर इन बातों से नहीं देखा जाता। इंडिया के अंदर एक दफा इसी तरीके से अदम एतमाद आना शुरू हो गई थी, बार बार आ रही थी। ये मेरे ख्याल में कोई 90, 95, 96 उन्हीं दिनों टर्की उसमें इटली में आ रही थी, उन्हीं दिनों टर्की में आ रही थी, जापान में आ रही थी। क्या फर्क पड़ता है? सियासतदान की सियासत फैसला गलत फैसले से खत्म होती है, हार जीत से सियासत किसी की खत्म नहीं होती। साहब, लेकिन एक फर्क है ना, आपने इंडिया 1997 में जी आपने इंडिया की मिसाल दी ना, वो वाजपेयी साहब 2 वोट से हार गए थे अदम एतमाद, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। यहाँ पर जो अदम एतमाद आई उसके बाद कहा गया कि अमेरिकी साजिश है, ये भी तो मसला है ना। देखिए जी, इमरान खान का केस बड़ा मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब तो अब भी उनका जो सियासत है, आज भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से इस्तवार की हुई है। जब उन्होंने गौर खान को सदारत पार्टी की दी तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात करना पसंद नहीं की, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बात करना पसंद फरमाई। मैंने अभी चंद लम्हे पहले आपको इसी एक आपके सवाल के जवाब में बताया है। तो उसका मतलब यही था कि दोनों जो हाउसेज में, केपी में भी और अपर हाउस में भी, नेशनल असेंबली में भी, तहरीक साहब अगर तावन कर रही है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रही है, मेरे साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ नहीं कर रही। तो जब ये कर रही है तो इमरान खान साहब को इस सोच से निकलना चाहिए। उनका असल जो चीज है, मुझे तो जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से पहले, चंद हफ्ते पहले कई बात जो है, जो कर्नल रफीउद्दीन साहब ने अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखा, उन्होंने कहा कि कर्नल, मैंने ये बात बार बार लिखी भी है और कही भी है कि हम सियासतदान गलतियां भी करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन हमारे मसले का हल हमारे सियासतदानों के इकट्ठा बैठने से होता है, फौजी मुदाखलत से या उनकी ज़ेर निगरानी मॉनिटरिंग के नीचे होके नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहना उनका यही था, जो हालात की संगीनी है इस वक्त, वो ये डिमांड करती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सियासी पार्टियाँ हो, तहरीक इंसाफ हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलकर बैठे और तभी मसाइल का हल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।